हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पीपल्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और ये उम्मीद करते हैं कि आप 16 अक्टूबर को होने वाले पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लगन से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं आपको नाम तो आप जानते होंगे, रवि गुप्ता नाम है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स, महत्वपूर्ण साक्ष्य। यानी देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें साइट्स के बारे में, मतलब स्थल के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था तब कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं, महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या हैं, जो कि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा, यानी हड़प्पा में वो कौन सी चीज़ें मिली हैं, वो कौन से साक्ष्य मिले हैं जिससे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहली बात, ये अन्नागार, मतलब विशाल अन्नागार, अन्न का बहुत बड़ा भंडार था। अन्न वहाँ पे एकत्र किया जाता था जिससे कि जो मुश्किल समय में, संकट के समय में लोगों को यहाँ से, अन्नागार से अनाज उपलब्ध कराया जा सके। तो विशाल अन्नागार हड़प्पा में मिले हैं। और अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो में स्नानागार मिले हैं। कहने का मतलब, ये स्नानागार एक तरह से ऐसे भी मिले कि ये रिचुअल बाथिंग होती थी। कहने मतलब उसका कुछ धर्म से लेना देना होता था। यानी ये स्नानागार, विशाल स्नानागार जो कि पक्की ईंटों के बने होते थे और बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से बने होते थे। तो ये जो है मोहनजोदाड़ो मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स, मतलब कांसे की डांस करती हुई गर्ल्स की मूर्ति, मतलब कांसे की बनी हुई, कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति। ये मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इसकी हिंदी हम लिख रहे हैं। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स, मतलब कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है। अच्छा, और क्या मिले हैं? यूनिकॉर्न सील्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में तो बहुत बार पूछा गया है, चाहे समूगा का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम। यूनिकॉर्न सील्स मतलब एक श्रृंगी हिरन जिसको कहते हैं, वो इनका चित्र कहाँ पे मिला? सील्स यानी मुहर पर। तो एक श्रृंगी मुहर, एक श्रृंगी हिरन का मुहर। और एक सील और भी मिले हैं जिस पे पशुपति महादेव का चित्र है, पशुपति महादेव का भी चित्र है, जिनको कि प्रोटोटाइप शिव बोलते हैं। यानी एक श्रृंगी और पशुपति महादेव का चित्र मुहर पे मिला है। अच्छा, और बियर्डेड मैन, मतलब एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति मिली है जो दाढ़ी रखे हुए है। ठीक है, बियर्डेड मैन, दाढ़ी रखे हुए व्यक्ति की मूर्ति। ठीक है, राइटिंग समझ में आनी चाहिए। देखिए, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। स्नानागार मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार मिले हैं। उसके बाद मैंने लिखा है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स, मतलब कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति। दूसरा, यूनिकॉर्न सील्स, मतलब एक श्रृंगी जानवर, यानी एक श्रृंगी हिरन के मुहर और पशुपति महादेव का मुहर। और फिर बियर्डेड मैन, मतलब दाढ़ी रखे हुए व्यक्ति की मूर्ति। और वुमेन क्लॉथ, बुने हुए कपड़े, इन सब को आप दिमाग में बैठाते चलिए। ठीक है, ये नहीं कि इसको बाद में याद करेंगे। वुमेन क्लॉथ यानी बुने हुए कपड़े। ये सारे साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, एक और, सील ऑफ मदर गॉडेस, मतलब ये मातृ देवी की
मूर्ति मातृ देवी की मुहर भी मिली है। कहने का मतलब ऐसा सील जिस पे मातृ देवी का चित्र अंकित है। मातृ देवी की मुहर, ठीक है। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि हड़प्पा में क्या मिला, विशाल अन्नागार। वैसे जानते हैं 6 अन्न भंडार है, लेकिन मैंने केवल एक ही का मेंशन किया, विशाल अन्नागार। अब देखिए विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो मिले हैं, जो कि रिचुअल बाथ यानी धार्मिक स्थान के लिए, धार्मिक स्नान के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और फिर ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स, कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति। उसके बाद यूनिकॉर्न सील्स, पशुपत सील्स यानी एक श्रृंगी जानवर मुहर पे छपे हुए, और पशुपत महादेव का चित्र उस मुहर पे अंकित है। बियर्डेड मैन, दाढ़ी रखे हुए व्यक्ति की मूर्ति, और वुमेन क्लॉथ, बुने हुए कपड़े के भी साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं। सील ऑफ मदर गॉडेस, मातृ देवी की भी मुहर वहाँ से मिले हैं। अब आइए देखिए कालीबंगन। कालीबंगन जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगन का मतलब होता है, तो काले रंग के ब्लैक बैंगल्स मिले हैं, ऐसा नहीं है, ब्लैक बैंगल्स मिले हैं, इसीलिए ब्लैक बैंगल्स मतलब काले रंग की चूड़ियाँ वहाँ मिले हैं, इसीलिए उस स्थल का नाम कालीबंगन है, ठीक है। तो एक तो ये होगा कि ब्लैक बैंगल्स मिले हैं, काले रंग की चूड़ियाँ मिले हैं। अच्छा, दूसरी बात प्लाउड फील्ड, जुते हुए खेतों के साक्ष्य। ये केवल इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में अगर देखा जाए जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तब भी कालीबंगन ही होगा, क्योंकि और कहीं ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जहाँ पे प्लाउड फील्ड के कुछ एविडेंस मिलते हों। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, कालीबंगन, ये राजस्थान में है, मैं पहले बता चुका हूँ। और उसके बाद फायर अल्टर्स, अग्नि वेदिकाएँ। अग्नि वेदिकाएँ क्या होती थी, वेदिकाएँ होती थी जिसपे कि मतलब जो है कुछ जो धार्मिक कर्मकांड होते थे वो सब करते थे। अच्छा, नेक्स्ट लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोथल ऐसा जगह था जहाँ से, हाँ इसके देखिए, तो प्लाउड फील्ड, प्लाउड फील्ड का मतलब जुते हुए खेतों के साक्ष्य। मैं इसकी ऐसे भी हिंदी भी लिख देता हूँ, जुते हुए खेतों के साक्ष्य। तो देखिए अगर सिंधु सभ्यता में देखेंगे तो जो है जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ, कालीबंगन में, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए और पहले गए कि सबसे पहले कहाँ पे जो है प्रोडक्शन का काम हुआ, तो एक स्थान आता है कोल्डिहावा, ठीक है। कोल्डिहावा में, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है ये प्लेस, वहाँ पे सबसे पहले, लेकिन वो स्टोन एज में हो जाएगा, मतलब प्रस्तर युग में, ठीक है। तो कोल्डिहावा में सबसे पहले वहाँ पे खेती के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अगर सिंध सभ्यता की बात करेंगे तो ये कालीबंगन में होगा, यानी जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगन मिलते हैं। फिर फायर अल्टर्स मिले, मतलब अग्नि वेदिकाएँ। अग्नि वेदिकाएँ। अच्छा, अब आइए लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, क्योंकि ये ऐसा पोर्ट था, एक ऐसा बंदरगाह था जहाँ से व्यापार हुआ करता था खाड़ी देशों को, ठीक है। तो लोथल में क्या मिला है, डॉकयार्ड, ठीक है, जिसको गोदीवाड़ा कहते हैं, जहाँ पे जहाज़ रुकती थी और क्या नाम है उसके रिपेयरिंग वगैरह भी होती थी वहीं पे, ठीक है। तो डॉकयार्ड मिले हैं, और फायर एल्टर्स मतलब अग्नि वेदिकाएँ, और चावल की भूसी यानी चावल के भी साक्ष्य वहाँ मिले हैं। इसका मतलब वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता था, ठीक है, चावल की खेती होती थी, ठीक है। तो ये डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा, फायर एल्टर्स, अग्नि वेदिकाएँ, और चावल के हस्क यानी भूसी। तो गोदीवाड़ा, फायर एल्टर्स, अग्नि वेदिकाएँ, और राइस हस्क मतलब धान की भूसी, उसको ऐसे लिखिए, चावल नहीं, धान की भूसी, ठीक है। तो ये सारे ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे फाइंडिंग्स हैं जो एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये रटे होने चाहिए। अभी और भी कुछ साइट्स हैं,
उसके बारे में हम बता रहे हैं। अब कुछ और भी साइट्स देखते हैं। चहुंदड़ो, चहुंदड़ो साइट्स की क्या खास बात है? देखिए, पहली बात तो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में केवल एक ही ऐसा स्थान है, केवल एक ही ऐसा स्थल है जो दुर्ग रहित है। अदरवाइज़ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही फोर्टिफाइड हैं। दोनों ही क्या, ऑलमोस्ट सभी सिटी फोर्टिफाइड ही हैं, मतलब दुर्गीकृत हैं। केवल चहुंदड़ो ही ऐसा है जो दुर्ग रहित नगर है। ठीक है। और यहाँ पे बीड्स मेकिंग फैक्ट्री यानी मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। ठीक है। और दवात यानी इंक पॉट भी मिले हैं। ठीक है। तो ये तीनों ही मतलब तीनों जो फाइंडिंग्स हैं, दुर्ग रहित नगर, मनके बनाने के कारखाने और इंक पॉट, ये समझ लीजिए इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, पीसीएस में भी और मतलब समूह के एग्जाम में। तो ये इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलिए, ये तुरंत आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है। अब आइए सुरकोतला। सुरकोतला, घोड़ों के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। घोड़ों के अवशेष मिले हैं यानी हॉर्स रिमेन्स, और कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड भी यहाँ पे मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे हो सकता है कि घोड़ों को बरीड किया गया हो उनके डेथ के बाद। ठीक है। तो उनके जो अवशेष मिले हैं, इसीलिए कब्रिस्तान, देखिए कब्रिस्तान और अवशेष दोनों एक ही बात कर रहे हैं, मतलब एक ही स्थल पर दोनों चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ग्रेवयार्ड है, इसका मतलब वहाँ पे घोड़ों के डेथ के बाद उनको वहाँ दफन किया गया और उनके रिमेन्स यानी उनके अवशेष वहाँ मिले हैं। फिर नेक्स्ट रंगपुर। रंगपुर तो जानते हैं गुजरात में है। ठीक है। यहाँ पे अवशेष किस चीज़ के मिले हैं? देखिए, यहाँ पे हड़प्पन कल्चर कंटिन्यू रहा। कहने का मतलब ये है हड़प्पा कल्चर यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले के भी साक्ष्य मिलते हैं, और जब हड़प्पा सभ्यता परिपक्व हो चुकी तब के भी साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। इसीलिए रंगपुर का इम्पॉर्टेंस है। ठीक है। अब हम देखिए, हम लोग क्या क्या जान चुके हैं, हम लोग साइट्स जान चुके हैं, और उसको किसने एक्सकेवेट किया, मतलब किसने खोजा, किसने डिस्कवर किया, इसको जाना, और डेट भी जाना। उसके बाद वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिली, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या थी, वो सब हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे क्या क्या, कि वहाँ टाउन प्लानिंग कैसे थी, एग्रीकल्चर क्या क्या कंडीशन था, उसके बाद फिर जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कौन से जानवर वो लोग पालते थे, और फिर जो है वहाँ का वाणिज्य और व्यापार यानी ट्रेड और कॉमर्स कैसा था, और वहाँ का जो मतलब स्क्रिप्ट यानी जो लिपि जो यूज़ करते थे वो कौन सी लिपि थी, ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। जानेंगे टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग कैसे था, मतलब जो नगर योजना थी वो कैसी थी। देखिए, बार बार हम ये कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन देखिए और फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, यही बोलते हैं ना। लेकिन ये है कि इसका एक नाम आप और भी पाओगे, सिंधु सरस्वती सभ्यता, वो एक ही बात है। एक्चुअली में जितनी भी साइट्स हैं वो सारे साइट्स सिंधु सरस्वती नदी के आसपास ही बसे हुए थे, इसीलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कहीं आपको मिल जाए कि अरे सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो आप कन्फ्यूज हो जाए, नहीं। अब देखिए, शहर नियोजन मतलब नगर योजना कैसी थी, बहुत बढ़िया थी, बहुत बेहतरीन। जानते हैं, फोर्टिफाइड सिटी थी ये, यानी पूरे नगर का दुर्गीकरण होता था, और उसके बाद वेल इस्टेब्लिश्ड लेंस, कहने मतलब बहुत अच्छे तरीके से ड्रेनेज सिस्टम था, यानी पानी के निकासी की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। ये नहीं कि मतलब रोड पे जा रहा है, उसमें क्या था कि एक चौड़ी नालियाँ होती थी, और वो नाली जो है समझ लीजिए सिटी के बाहर जा कर के एक मतलब कुआं होता था, कुएं में जा कर के वो गिरता था। तो यानी पहली बात तो ये दुर्गीकरण था, नगरों का दुर्गीकरण था। ठीक है। जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, यानी वेल ड्रेनेज सिस्टम। जल निकासी के लिए ये जानते हैं सिंधु सभ्यता बहुत ही फेमस है। इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये समझ लीजिए कि अगर मॉडर्न टाइम से कंपेयर करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी, इतनी अच्छी व्यवस्था थी ड्रेनेज सिस्टम की। आजकल तो देखिए सड़कों पर पानी भर जाता है। ठीक है। और जहाँ कॉलोनी है, या मान लीजिए कॉलोनी तो छोड़िए, प्रॉपर जगह पे जो है वाटर लॉगिंग आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन उस समय की बात है कि वाटर लॉगिंग यानी जो है क्या कहते हैं कि पानी का जमावड़ा
ऐसा नहीं होने पाता था। जल निकासी की बहुत अच्छा प्रबंधन था, ठीक है। और इसीलिए खासकर मोहनजोदड़ो तो विशेषकर, और वैसे जनरली तो सभी साइट्स ये अपनी जल प्रबंधन के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। तो जल निकासी और जो लेंस थे, गलियां थी, वो भी जो है वेल अरेंज थी, और जो गलियां भी बहुत मतलब चौड़ी होती थी। ऐसा नहीं कि बहुत नैरो होती थी या मतलब वहाँ पे कंजेस्शन हो जाता, नहीं, मतलब यह है कि गलियां भी बहुत ही वेल इस्टेब्लिश थी, ठीक है। और एक बात और, अगर घरों पे ध्यान दें कि वहाँ के जो घर थे और जो घरों के पास से जो रोड निकलती थी, वो उसको कहते हैं ग्रिड सिस्टम। जैसे वहाँ पे जो घर बने हुए थे वो ग्रिड सिस्टम थे। ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहले इसको लिख लीजिए। ग्रिड सिस्टम जो प्लानिंग था, टाउन प्लानिंग, वो ग्रिड सिस्टम में प्लानिंग थी। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना किस टाइप की थी, तो हम बोलेंगे ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम का मतलब वो होता है कि रोड्स एक दूसरे को ऐसे काटती थी, ठीक है, यानी 90 डिग्री पर ऐसे बनी होती थी, ये इस तरह से रहते थे। ये ग्रिड सिस्टम है, ठीक है, यानी ग्रिड सिस्टम पर ये टाउन प्लानिंग थी, ठीक है। अब आइए एग्रीकल्चर। तो देखिए, बनावली में इस बात का साक्ष्य मिल चुका है कि बहुत ही उत्तम क्वालिटी का बाले, जिसको जौ कहते हैं, बाले बनावली में बहुत अच्छी क्वालिटी के बाले यानी जौ मिल चुके हैं। तो इस बात का तो पूरा जो है सबूत है कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जौ उगाते थे, एक बात। अच्छा, दूसरा जो अनाज था वो था व्हीट, गेहूँ और जौ के लिए तो मतलब खूब फेमस है। लेकिन उससे भी ज़्यादा फेमस जानते क्या है? काटन इंडस के लोग ही सबसे पहले काटन का प्रोडक्शन किया, यानी जो कपास थे, कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले इंडस के ही लोग थे। और जानते हैं, इसी वजह से ग्रीक मतलब ग्रीस के लोग, जानते हैं इस एरिया को क्या कहते थे? सिंडन, क्योंकि सिंधु नदी के बेसिस पर, मतलब सिंधु नदी भी बहती थी, ठीक है, और काटन वहाँ पे काटन का प्रोडक्शन भी होता था, तो उन्होंने क्या कहा, इस एरिया को सिंडन, ग्रीक लोग इसको सिंडन कहते थे। अच्छा, अब आइए डोमेस्टिकेशन में, पशुपालन में। तो ये जानते हैं डॉग्स एंड कैट्स, यानी कुत्ते और बिल्ली, ये दोनों पाले गए, ठीक है। उसके अलावा और भी पाले गए, ठीक है, बफेलो भी पाला गया, फाउल यानी मुर्गियों को भी पाला गया, और उसके बाद जो 80 भेड़ों को भी पाला गया। लेकिन ये डॉग्स एंड कैट्स ये विशेषकर पाले गए। और इसीलिए जानते हैं, अगर ये कहा जाए कि सबसे पहले कौन से जानवर को डोमेस्टिकेट किया गया, पाला गया, तो सबसे पहले कुत्तों को ही पाला गया, ठीक है। और इसीलिए देखिए, गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो डॉग्स यानी कुत्तों को पाला गया। और आज भी देखिए कुत्तों को ही लोग पालते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखिए सबसे पहले अगर मेटल की बात करें तो सबसे पहला मेटल कौन सा मिला, इंडस के लोगों ने कौन से मेटल का सबसे पहले इस्तेमाल किया, कौन से धातु का इस्तेमाल किया, तो आप हो सकता पढ़े हों या जानते हों कौन से धातु का इस्तेमाल किया, कापर, तांबा का सबसे पहले इस्तेमाल किए। इसलिए आज भी देखिए तांबे को बहुत हम महत्व देते हैं पूजा पाठ में, और तांबे में रखा हुआ जल कितना बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए, तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार। तो देखिए, इंडस वैली के लोग गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ व्यापार करते थे, ठीक है। इसीलिए इंडस के लोग एक मेसोपोटामिया, इंडस और मेसोपोटामिया में व्यापार होता था, इंडस और मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया का क्षेत्र आप किसको मानेंगे, तो मेसोपोटामिया का क्षेत्र जानते हैं, वैसे इराक को माना जाएगा। क्यों? मेसो मतलब होता है मिड, यानी बीच में, पोटामिया मतलब रिवर, यानी दो नदियों के बीच में जो एरिया है उसको कहेंगे मेसोपोटामिया। दो नदियों के बीच में जो एरिया है उसको कहते हैं मेसोपोटामिया। तो इराक में दो नदियाँ कौन सी बहती हैं? दजला और फ़रात। तो दजला और फ़रात के बीच में जो एरिया है उसको
मेसोपोटामिया कहा गया, और उस एरिया के साथ मतलब वहाँ से व्यापार किसका होता था? सिंधु घाटी का व्यापार, सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे, यानी इंडस और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार होता था। ठीक है, तो देखिए इंडस और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार होता था, और इंडस रीजन को जो इंस्क्रिप्शन मिला है, जो मुहर मिली हैं, वो इंडस रीजन को मेलुहा कहा गया, मेलुहा। और इस बात का भी जिक्र है कि मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच में 2 स्टेशन पड़ते थे, उनका नाम था दिलमन और माकन। 2 स्टेशन पड़ते थे, क्या नाम है? दिलमन और माकन। दिलमन और दूसरा माकन। अच्छा, तो अब दिलमन की पहचान किस स्थल से हुई, किस जगह से हुई? दिलमन की पहचान बहरीन से हुई है, और माकन का पहचान मकारान कोस्ट, ये आप पाकिस्तान उधर जाइए बलूचिस्तान की ओर तो ईरान के साइड में पड़ेगा। ठीक है, मकारान कोस्ट, मकारान कोस्ट ये ईरान का है। ठीक है, पाकिस्तान के उधर ही पड़ेगा, बलूचिस्तान वाले बॉर्डर पे। ठीक है, तो यानी बहरीन और मकारान कोस्ट आज भी है, देख सकते हैं मैप में। ठीक है, दिलमन यानी बहरीन और मकारान तट, ये दोनों स्थल हैं जो मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच में पड़ता है। ठीक है, अब स्क्रिप्ट की बात हम कर लें। ये लोग लिप किस तरह का यूज़ करते थे? तो लिप इनका चित्रात्मक था, मतलब पिक्टोग्राफिक था, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो लिप का यूज़ करते थे वो पिक्टोग्राफिक था, मतलब चित्रात्मक था। कहने का मतलब चीज़ों को वो चित्र के रूप में अंकित करते थे, इसीलिए आज तक वो उसको डिकोड नहीं किया जा सका। कहने का मतलब उसको हम नहीं पढ़ सके। और लगभग कितने चित्र हैं? अराउंड समझ लीजिए 250 से लेकर के 400 ऐसे चित्र हैं जिनको कि अभी पढ़ना बाकी है। जिस दिन ये डिमिस्टिफाई होगा, जिस दिन ये डिकोड होगा, उस दिन एक बड़ी क्रांति इंडस वैली सिविलाइजेशन में आएगी। ये अभी बाकी है। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आप ये सब सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रीम पॉइंट हमने दिया है, आप बिल्कुल दिमाग में बैठा रहिए। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है।